गुण। यह विधि बड़ी उम्र के शिक्षार्थियों के लिए लाभकारी होती है क्योंकि संगोष्ठी के दौरान वह अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इस विधि के माध्यम से बालक में प्रतिनिधित्व करने की क्षमता का विकास होता है। इस विधि को अनुसंधान करने की प्राथमिक सीढ़ी के रूप में देखा जाता है क्योंकि बालक या विद्यार्थी स्वयं द्वारा तर्कों के अधीन पेपर तैयार करता है, उसका बेहतर नियोजन करते हुए उसका प्रस्तुतिकरण करता है। दोष। यह विधि कम उम्र के बालकों के लिए नुकसानदायक होती है। यह विधि बालकों के मस्तिष्क पर बल देती है जिससे उनमें तनाव उत्पन्न होता है। यह विधि अधिक समय लेती है जिसकी वजह से अधिगम के लिए सृजनशीलता नकारात्मक रूप से प्रभावी होती है। प्रकरण अध्ययन विधि केस स्टडी मेथड। पारंपरिक अध्ययन विधि के विपरीत प्रकरण अध्ययन आधुनिक तथ्यों के विश्लेषण पर बल देता है। यह अधिगम करने वाले बालकों के लिए सकारात्मक विधि मानी जाती है एवं परंपरागत सीखने की प्रक्रिया का विरोध करती है। इस विधि से बालकों को चुनौती का सामना करने, निर्णय लेने आदि प्रक्रिया में सक्षम बनाया जाता है। इसमें समाजशास्त्र, इतिहास, जीव विज्ञान, विविध विषय आदि के अध्ययन को शामिल किया जाता है। इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह छात्रों की प्रत्यक्ष सहभागिता पर बल देती है। गुण। यह विधि विद्यार्थियों की प्रत्यक्ष सहभागिता को बल प्रदान करती है। यह विधि बालकों को सर्वांगीण रूप से निर्णय लेने एवं समस्या का निदान करते हुए उपचार करने में सक्षम बनाती है। यह विधि किसी भी बिंदु पर कई तरीके से सोचने एवं समझने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाती है। दोष। इस विधि को संसाधनों की कमी का सामना आज भी करना पड़ रहा है, इसलिए प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के कारण इस विधि को लाभकारी नहीं माना जाता है। यह विधि सार्वभौमिक अध्ययन पद्धति के विपरीत है, अर्थात प्रत्येक विषय के संदर्भ में इसे लाभकारी विधि नहीं माना जाता है। समूह चर्चा विधि ग्रुप डिस्कशन मेथड। लघु समूह शिक्षण विधियों में समूह चर्चा विधि महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस विधि को समूह के आपसी संचार विधि के रूप में भी जाना जाता है। समूह चर्चा विधि में 3 प्रकार की परिचर्चा को महत्व दिया जाता है। पहला है नियोजित विधि, दूसरा है आंशिक नियोजित विधि और तीसरा है अनियोजित विधि। इस विधि को बज सेशन के रूप में जाना जाता है जिसमें छोटे छोटे समूहों के साथ लघु चर्चा, संरचित एवं उद्देश्यपूर्ण चर्चा आदि को शामिल किया जाता है। गुण। समूह चर्चा विधि के द्वारा कक्षा के सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। इस विधि से आपसी संचार को बल मिलता है एवं अनेक नवीन तथ्यों की जानकारी स्पष्ट रूप से सामने आती है। समूह चर्चा विधि के माध्यम से कम समय में अधिक जानकारियों को समेटना सरल होता है। इस विधि से शिक्षक कम समय में अधिगम हेतु अधिक संसाधन उपलब्ध कराता है जो बच्चों के लिए लाभकारी होते हैं। दोष। समूह चर्चा यदि सार्थक नहीं हुई तो समय का व्यर्थ होना संभव है। यह आवश्यक नहीं कि सभी बालक बहुमुखी प्रतिभा के हों, क्योंकि समूह चर्चा के लिए बालकों को बहुमुखी होना आवश्यक है। अतः अंतर्मुखी होने की दशा में समूह चर्चा विधि असफल हो जाती है। इस विधि में जो बालक वार्ता में सही रहता है और बढ़िया संचार या संप्रेषण कुशलतापूर्वक करने में सक्षम होता है वह सफल रहता है, लेकिन संप्रेषण नहीं करने वाले बालक को हानि होती है। शिक्षण विधि के अन्य प्रारूप। अनदर मेथड ऑफ टीचिंग। मानचित्रण मैपिंग। शिक्षण विधि के अंतर्गत मानचित्र को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके 2 प्रारूप होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला मस्तिष्क मानचित्रण माइंड मैपिंग। शिक्षण विधि के अंतर्गत मन मानचित्रण की अवधारणा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसकी शुरुआत वर्ष 1960 में टोनी बुचान ने की थी। इसके अंतर्गत विद्यार्थी के मन में किसी विषय को चित्रण के माध्यम से परिभाषित किया जाता है। इसमें ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाती है कि विद्यार्थी किसी भी घटना के साथ सहजता से मन में मानचित्रण तैयार कर ले। साथ ही इस तरह की प्रक्रिया में रंगीन चित्रों की अवधारणा प्रस्तुत की जा रही है जो अधिगम को रोचक बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है। दूसरी अवधारणा मानचित्र कॉन्सेप्ट मैपिंग। अवधारणा मानचित्र की शुरुआत वर्ष 1984 में हुई थी। इस मानचित्र के माध्यम से कठिन विषय को सरलतम रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अंतर्गत
मुख्य अवधारणा को प्रथम स्थान दिया जाता है और फिर कम महत्वपूर्ण अवधारणाओं को क्रमशः व्यवस्थित करते हुए अध्ययन किया जाता है। ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ। ऑफलाइन शिक्षण। ऑफलाइन शिक्षण की वह विधि है जिसमें शिक्षक एवं छात्र प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के मध्य प्रत्यक्ष संवाद होता है, जिससे अधिगमकर्ता प्रत्यक्ष रूप से अपने विचार, प्रश्न व सुझाव देकर संतुष्ट होते हैं। अधिगमकर्ता विभिन्न अध्ययन सामग्रियों को प्रत्यक्ष रूप से स्पर्श कर उससे प्रभावित होता है। इसमें शिक्षार्थी को कक्षा में शामिल होकर ही शिक्षण करना पड़ता है। ऑनलाइन शिक्षण। ऑनलाइन शिक्षण कंप्यूटर आधारित नेटवर्क से संबंध होते हैं। इस शिक्षण प्रणाली को ई लर्निंग कहा जाता है। इसमें इंटरनेट आधारित विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उपयोग किया जाता है, जैसे सोशल मीडिया साइट्स एवं ऐप आदि। इसमें शिक्षक शिक्षार्थी से वीडियो एवं ऑडियो के माध्यम से जुड़े होते हैं। इस शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी घर से ही शिक्षण प्राप्त कर लेता है। वर्तमान में सरकार द्वारा इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने ई पाठशाला, स्वयं योजना, स्वयं प्रभा जैसे कार्यक्रमों को संचालित किया है। ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन पद्धति में अंतर। ऑनलाइन प्रशिक्षण पद्धति के समय कम लगता है, जबकि ऑफलाइन शिक्षण पद्धति में समय अधिक लगता है। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में संसाधनों की आवश्यकता अधिक पड़ती है। ऑफलाइन शिक्षण पद्धति में संसाधनों की आवश्यकता कम पड़ती है। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति को कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। ऑफलाइन शिक्षण पद्धति को कहीं भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में ज्ञान की विविधता अधिक होती है। ऑफलाइन शिक्षण पद्धति में ज्ञान की विविधता कम होती है। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में स्वयं प्रभा एवं मुक्त शिक्षण पद्धति का प्रमुख स्थान है। ऑफलाइन शिक्षण पद्धति में किताबें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि प्रमुख स्थान रखते हैं। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में छात्रों के मध्य न केवल सृजनशीलता को बढ़ावा मिलता है, बल्कि ज्ञान की विविधता एवं समग्रता में भी विस्तार होता है। ऑफलाइन शिक्षण पद्धति ज्ञान के एक पक्ष का ही विस्तार करती है। इसमें ज्ञान में विविधता को बल नहीं मिलता है। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में छात्र नित्य नए नए प्रतिमानों को प्राप्त करने, ज्ञान की वृद्धि करने एवं सफलता प्राप्ति में आगे बढ़ रहे हैं। ऑफलाइन शिक्षण पद्धति अभी भी अपनी पारंपरिक चाल से चल रही है। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में कम समय लगने का अर्थ है कम ऊर्जा का क्षय, कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन तथा कम संसाधनों की खपत। ऑफलाइन शिक्षण पद्धति में ठीक इसके विपरीत प्रक्रिया होती है। नोट। हाल ही की ब्रेंडन हॉल की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी मिली कि ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में ऑफलाइन शिक्षण पद्धति की तुलना में 40 से 60% कम समय लगता है। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पद्धति के लाभ। शिक्षण पद्धति के अंतर्गत दोनों पद्धतियां का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन तीव्रता एवं गहनता की दृष्टि से ऑनलाइन शिक्षण पद्धति काफ़ी प्रभावी है। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में सूचनाओं का संग्रहण न केवल तीव्र होता है, बल्कि विविधता की दृष्टि से भी इसकी महत्ता ज़्यादा है। इसके बावजूद ऑफलाइन शिक्षण पद्धति की महत्ता कम नहीं होती, बल्कि ऑफलाइन शिक्षण पद्धति के लिए कम संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। कम पैसों में सस्ती से सस्ती शिक्षण सामग्री क्रय किया जा सकता है। वस्तुतः दोनों पद्धतियों की अपनी अपनी महत्ता है। दोनों के सम्मिलित प्रयास से शिक्षण के सर्वांगीण स्वरूप को प्राप्त किया जाना आसान होता है। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के लिए जहाँ स्रोत के रूप में इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, मेल आदि हैं, वहीं ऑफलाइन शिक्षण पद्धति के लिए पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ, पत्र एवं पत्रिकाएं अहम स्रोत हैं। ई लर्निंग से तात्पर्य अपने स्थान पर ही इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों के माध्यम से ज्ञान अथवा शिक्षा प्राप्त करने से है। ई लर्निंग के कई रूप हैं, जिसमें वेब आधारित लर्निंग, कंप्यूटर आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि शामिल हैं। इसके माध्यम से छात्र किसी भी स्थान व किसी भी समय ऑनलाइन सामग्री से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ई लर्निंग के कुछ मुख्य उदाहरण निम्न हैं। स्वयं का विस्तार रूप स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स है। हिंदी में इसका रूपांतरण युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का वेब अध्ययन है। अर्थात यह एक ऐसा निःशुल्क ऑनलाइन पोर्टल है जो वर्तमान युवाओं की अधिगम आकांक्षाओं को इंटरनेट के माध्यम से पूरा करता है। उद्देश्य स्वयं भारत द्वारा शुरू किया गया एक शैक्षणिक कार्यक्रम है।
इसे शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांतों गुणवत्ता, निष्पक्षता तथा पहुंच को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसके माध्यम से सबसे अधिक वंचित सहित सबको श्रेष्ठ शिक्षण अधिगम साधन उपलब्ध कराना है। विशेषताएं: इसके अंतर्गत देश का कोई भी व्यक्ति पंजीकरण कराकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है। यदि कोई छात्र स्वयं की पहल के माध्यम से प्रमाणीकरण चाहता है तो उसे मामूली शुल्क पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल के माध्यम से सभी अध्ययन सामग्री और कक्षा में हुए परीक्षण के वीडियो को निःशुल्क विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा। विदित हो कि इसके माध्यम से उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर से स्नातक स्तर तक का पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। उल्लेखनीय है कि स्वयं कोर्सेज के द्वारा 9 शिक्षण संस्थानों को समन्वयक के तौर पर नियुक्त किया गया है, जो विविध कोर्सेज को उपलब्ध कराने के लिए शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराएंगे। स्वयं मंच मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से निर्मित किया गया है। यह 2000 पाठ्यक्रम तथा 80,000 अधिगम घंटों की होस्टिंग में सक्षम है। इसमें स्नातक, स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग विधि तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल है। स्वयं प्रभा मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई 32 चैनलों वाली स्वयं प्रभा छात्रों को निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने वाला एक पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से स्कूल से लेकर कॉलेज तक के सभी छात्रों की सहायता की जाएगी। देश भर से लगभग 1000 से अधिक शिक्षकों ने इस पाठ्यक्रमों को तैयार करने में अपना योगदान दिया है। इस योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2017 में की थी। उद्देश्य: इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को पिछड़े वर्ग के समाज में शामिल छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना है। स्वयं प्रभा की सहायता से छात्र बिना किसी व्यय के भय से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे में यह पद्धति 9वीं से 12वीं स्तर के बालकों के लिए लाभकारी है। इस योजना की सहायता से देश के दूर दराज के वे बच्चे लाभान्वित होंगे जिन्हें संसाधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह पद्धति अधिक सहायक है, जिसमें 11वीं और 12वीं कक्षा तक के छात्र शामिल किए जाते हैं। इस योजना का मूल उद्देश्य अच्छे शिक्षकों द्वारा छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि धनाभाव की वजह से अच्छे शिक्षकों की शिक्षा से वंचित बच्चे लाभान्वित हो सकें। समाज के कुछ छात्र ऐसे हैं जो तकनीकी शिक्षा के अभाव में पूरी तरह अद्यतन नहीं हैं, अतः स्वयं प्रभा के माध्यम से उनकी इस तरह की समस्या को दूर किया जाना आसान हो गया है। विशेषताएं: इस योजना के अंतर्गत कला, विज्ञान, गणित, कला प्रदर्शन, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के विषयों, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा, कृषि आदि के रूप में पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य सामग्री दिखाई जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रारंभ में कार्यक्रम अंग्रेजी भाषा में दिखाए जाएंगे, लेकिन कुछ समय पश्चात अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी पाठ्यक्रम को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। तीसरा है मुक्स। इसका विस्तार रूप है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। यह विश्वविद्यालय स्तर के लिए ऐसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम हैं जो सामान्य लोगों के लिए खुले हुए हैं। इसके माध्यम से लोगों को अपने लिए किसी विशेष विषय पर लोगों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ने का मौका मिलेगा। साथ ही एक दूसरे से टिप्पणी और तर्क वितर्क के माध्यम से निरंतर जुड़ा जा सकता है, यानी मुक्लैंड में कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। उपरोक्त गुणों के साथ साथ मुक्स के कुछ दोष भी हैं, जैसे व्यक्तिगत स्तर पर किसी परेशानी का सामना कर रहे विद्यार्थी को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल पाती है। चूँकि मुक्स पर लोगों की संख्या अधिक होती है, अतः व्यक्तिगत शिक्षण कार्य के लिए यह अधिक उपयोगी नहीं है। चौथा है भारत पढ़े ऑनलाइन। कोरोना संकट के दौर में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत के ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को बेहतर बनाने के लिए लोगों के विचार सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से भारत पढ़े ऑनलाइन नामक एक साप्ताहिक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में उपस्थित किसी भी बाधा को समाप्त करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ प्रत्यक्ष सुझाव समाधान साझा करने की दिशा में भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों को आमंत्रित करना है। पांचवा है विद्यादान 2.0 या 2.0। इस कार्यक्रम का प्रारंभ मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ई शिक्षण
से संबंधित विषय सामग्री में योगदान करने के लिए किया है। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें व्यक्ति, शिक्षक, शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ आदि और संगठन विद्यालय आदि शिक्षा के क्षेत्र में ई-शिक्षण में योगदान कर सकते हैं। विद्यादान की कार्यक्रम की शुरुआत विशेष रूप से कोविड-19 की पृष्ठभूमि में छात्रों, विद्यालय और उच्च शिक्षा स्तर दोनों पर के लिए ई-शिक्षण विषय सामग्री की बढ़ती आवश्यकता और शिक्षण में वृद्धि के लिए स्कूली शिक्षा के साथ डिजिटल शिक्षा को एकीकृत करने की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया है। ई पाठशाला यह ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है, जो ऑनलाइन अध्ययन सामग्री को उपलब्ध कराता है। यह एक पोर्टल ऐप है जिसको मानव संसाधन मंत्रालय एवं NCERT द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया है। इसमें NCERT की कक्षा 1 से 12वीं तक की अध्ययन सामग्री, अन्य शिक्षक सहायक सामग्री, शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित मॉडल आदि संसाधन निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। यह टेक्स्ट बुक सामग्री के साथ वीडियो, ऑडियो के रूप में भी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। यह शिक्षक, विद्यार्थी, माता पिता तथा शोधकर्ता जैसे महत्वपूर्ण लोगों के लिए उपलब्ध है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह निःशुल्क ही हमेशा पोर्टल पर उपलब्ध होता है, जो सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार यह वर्तमान की ऑनलाइन शिक्षण पद्धति से ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण पोर्टल है।